हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रोफेसर नृपेंद्र नारायण सिंह एक बार फिर आपके सामने हूँ आज 28 दिसंबर को। और आज आपके सामने लेके आया हूँ एक महान शख्सियत को जिनका नाम है लाल बहादुर शास्त्री जी। जी हाँ, लाल बहादुर शास्त्री, जिनका जन्म 2 अक्टूबर को ही हुआ, जिस दिन हमारे राष्ट्रपिता आ, मोहनदास करमचंद गांधी जी की का जन्म हुआ। उसी दिन, उसी 2 अक्टूबर को ही आ, लाल बहादुर शास्त्री जी का भी, हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री, बिलावेड प्राइम मिनिस्टर, जो नेहरू जी के बाद भारत के प्रधानमंत्री बने 1964 में, लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन भी 2 अक्टूबर है। तो लाल बहादुर शास्त्री जी नेहरू जी के कैबिनेट में कॉमर्स मिनिस्टर थे, यानी वाणिज्य मंत्री थे। और 1961 में जब गोविंद बल्लभ पंत जी का देहावसान हुआ, तो नेहरू जी ने लाल बहादुर शास्त्री जी को होम मिनिस्ट्री दे दी, यानी गृह मंत्री बना दिया। उसके बाद 1964 में मई के महीने में हार्ट अटैक से नेहरू जी की मृत्यु हो गई। और नेहरू जी की मृत्यु के बाद दो तीन दावेदार प्राइम मिनिस्टर पोस्ट के हुए। नेहरू जी खुद चाहते थे कि या तो इंदिरा जी हों उनके उत्तराधिकारी, यानी नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, या लाल बहादुर शास्त्री जी। तो चूँकि ऐसा नहीं किया जा सकता था, क्योंकि इंदिरा गांधी जो है उनसे वरिष्ठ नेता थे, मोरारजी देसाई, शास्त्री जी भी थे। लेकिन मोरारजी देसाई ने अपने ही हाथों उन्होंने कुल्हाड़ी मारी। मोरारजी देसाई जो है, अभी उनका दाह संस्कार की व्यवस्था हो रही थी, तभी जो है उनके बेटे कांति देसाई जी तैयारी करने लगे, लोगों का लिस्ट बनाने लगे। और उन्होंने पत्रकारों से या लोगों से कह दिया कि शास्त्री जी का खेल खत्म हो गया, अब जो है हमारे पिताजी यानी मोरारजी देसाई जी वही प्राइम मिनिस्टर होंगे। तो जब कांग्रेस के नेताओं ने ये जाना कि अभी नेहरू जी की अंतिम क्रिया चल रही है, अभी उनको दाह संस्कार चल रहा है, तो ये आदमी इतना लोभ संवरण संवरण नहीं कर सका, ये प्राइम मिनिस्टर बनने के चक्कर में इतना पावर हंग्री है। तो रातों रात लगभग 100 कांग्रेस के नेता, जो कि सिटिंग ऑन द फेंस, जो निर्णय नहीं लिए थे, वो रातों रात मोरारजी देसाई कैंप से एकदम अलग हो गए। और फल ये हुआ कि शास्त्री जी, जिन्होंने बड़ी विनम्रता से, बड़ी तल्लीनता से, बड़े मनोयोग से और बहुत लॉयल्टी दिखाई दी नेहरू जी के प्रति, उन्हें प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। तो कुछ लोग मोरारजी देसाई, ये जो है यूएनआई को, प्रेस को, ये बात जो है एक आर्टिकल में कुलदीप नायर जी ने ने ये सबको बताई थी। तो मोरारजी देसाई ने कभी कुलदीप नायर जी को माफ़ नहीं किया। और उन्हें जब भी मौका मिला, कुलदीप नायर जी को किसी देश का एम्बेसडर बनने में या कहीं भी इम्पोर्टेंट पोस्ट होल्ड करने में जब भी कोई सिफारिश करता था कांग्रेस की सरकार में, तो उसका विरोध जब तक वो पावर में रहे, मोरारजी देसाई ने आजीवन कुलदीप नायर जैसे वरिष्ठ पत्रकार और ज्ञानी और एडमिनिस्ट्रेशन का और देश दुनिया के बारे में जो उनका जो नॉलेज था, उसके सबके बावजूद वो कुलदीप नायर को कभी भी वो नहीं चाहते थे कि आगे बढ़ें, क्योंकि वो उसका बदला ले रहे थे। कि उनको ये लगता था कि वो प्राइम मिनिस्टर बन सकते थे अगर कुलदीप नायर जी ने वो आर्टिकल नहीं लिखा होता। तो कुलदीप नायर जी ने कई बार एक्सप्लेन भी किया उनको, उनसे कहा कि मोरारजी देसाई, आप देखिए, मैंने ये इरादा मेरा नहीं था कि मैंने लिखा जो फैक्ट था। तो इस तरह जो है मोरारजी देसाई साइड लाइन कर दिए गए और शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री बने 1964 में। शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री बने और 65 में वो युद्ध आ गया। जनरल जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे, अयूब खान साहब, वो उन्होंने युद्ध छेड़ दी। और शुरुआत के दिनों में कुछ रिवर्सेस, कुछ युद्ध में जो है भारतीय सेना जो है मार खा रही थी। तो तुरंत एक मीटिंग आयोजन हुआ जिसमें शास्त्री से सलाह मांगी गई और शास्त्री जी को कुछ सुझाव दिए गए। शास्त्री जी ने कहा कि क्या किया जाए कि हम जो है एसेंडेंसी थोड़ा अपना अच्छा बेटर रिजल्ट्स कर सकें। तो सेना के, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लोगों ने कहा कि हमें एक दूसरा फ्रंट खोलना होगा, एक ही जगह लड़ने से नहीं होगा, दूसरे फ्रंट से भी घुसना होगा पाकिस्तान में। और उसके लिए हमें
नियंत्रण रेखा पार करनी पड़ेगी। आप यकीन मानिए शास्त्री जी ने सेकेंड्स नहीं लिया और वहीं इमीडिएट डिसीजन लिया कि आप जो करना है कीजिए, नियंत्रण रेखा पार करनी है तो कीजिए, लेकिन ये इस युद्ध में हमारी जय होनी चाहिए। तो इस तरह जो है एक सेकेंड फ्रंट खोला और भारत जो है ना यानी बहुत कब्जा कर लिया। तो और ये इस युद्ध में पाकिस्तान की बहुत बहुत सारे सेक्टर्स में भारत ने कब्जा किया, हाजीपीर वगैरह, तितवाल वगैरह में, तो बहुत सारे ज़मीन कब्जा किया। तो ऐसा हुआ कि युद्ध की समाप्ति घोषणा करनी पड़ी और रूस ने बुलाया भारत और पाकिस्तान को। उधर प्रेसिडेंट अयूब खान पहुँचे ताशकंद और 1966 जनवरी में, और ये समझौता ताशकंद में हुआ और दोनों को, अयूब खान जी को और शास्त्री जी को, बहुत ही डचेस बोलते हैं, डचेस बोलते हैं, वो अमीरों के रहने के लिए गार्डन हाउस होता था। तो दो अलग अलग जो है मॉस्को से दूर ताशकंद में के पास उनको ठहराया गया। बहुत बढ़िया जो है गार्डन हाउस होते थे, उसमें उनको डाचास बोला जाता था। तो अयूब खान जी और वो शास्त्री जी 15 किलोमीटर दूर एक दूसरे से डाचास में थे और रात को हार्ट अटैक आया और शास्त्री जी की मृत्यु हो गई। तो कुलदीप नायर जी अपनी किताब में ये डिटेल्स देते हैं और वहाँ उस दिन कुलदीप नायर जी क्योंकि वो इंफॉर्मेशन विभाग में थे, तो शास्त्री जी ने उनको अपने पास रखा और प्रचार प्रसार वगैरह में उनको उन्होंने देखा कि कुलदीप नायर जी पहले होम मिनिस्टर, इनके पहले जो होम मिनिस्टर थे यानी गोविंद वल्लभ पंत जी के बहुत ही करीब थे, तो उन्होंने कुलदीप नायर जी को रिटेन किया। उन्होंने कहा कि कुलदीप नायर जो 6 फुट से ऊपर लंबे थे, तो उनको लंबू कहते थे शास्त्री जी। तो वरिष्ठ पत्रकार भी थे और उन्होंने मेडिल यूनिवर्सिटी अमेरिका से जर्नलिज्म की पढ़ाई की थी कुलदीप नायर जी ने, और वो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में ऑफिसर थे। तो उन्होंने बड़ी फेथफुली नेहरू जी के संपर्क में रहे और उनका काम किया और गोविंद वल्लभ पंत का प्रचार प्रसार का काम करते थे। तो शास्त्री जी ने भी बहुत मानते थे कुलदीप नायर जी को और अपने साथ साथ लिए चलते थे। उस समय वो जिस समय शास्त्री जी की मृत्यु हुई हार्ट अटैक से, तो कुलदीप नायर जी साथ थे। ये बातें मैं आपको एक किताब के जानकारी के माध्यम से कर रहा हूँ। ये किताब मैंने पढ़ी और इसमें करीब 18 उन महान राजनीति और विभिन्न खास करके राजनीति से जुड़े और हमारे जो लोग हैं उनके बारे में ये किताब लिखी हुई है, जैसे कि गांधी जी, नेहरू, जिन्ना, यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी जी के बारे में भी इसमें है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो जी के बारे में जानकारी है, शेख अब्दुल्ला, मुजीबुर रहमान, जयप्रकाश नारायण, बीपी कोइराला जी, जे.आर.डी. टाटा, खुशवंत सिंह, फैज़ अहमद फैज़ पाकिस्तानी कवि, अटल बिहारी वाजपेयी जी, मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी। अभी मनमोहन सिंह जी का देहांत हुआ और बहुत अच्छा होगा कि आप ये किताब पढ़ें, जिससे मनमोहन सिंह जी के बारे में इस किताब का नाम है ऑन लीडर्स एंड आइकन्स फ्रॉम जिन्ना टू मोदी बाय कुलदीप नायर। कुलदीप नायर जी की ये जो किताब है ऑन लीडर्स एंड आइकन्स, ये 2019 में पब्लिश हुई और इसमें 18 महान भारतीयों और अभी पाकिस्तान कहलाता है उसके भी नेताओं का वर्णन है और एक दो जो हैं गैर राजनीतिक हस्तियों के बारे में भी है, जैसे मीना कुमारी जी, नूरजहाँ, ये एक्टर सिंगर्स थे, इनके बारे में भी जानकारी है। फैज़ अहमद फैज़ साहब कवि थे, उनके बारे में जानकारी है। तो ये बहुत ही सुंदर किताब है और वो अनछुए अनजाने जो पहलू हैं इन 18 व्यक्तित्व के बारे में, उनका जिक्र इस किताब में है। तो काफ़ी जानकारी है इस किताब में। और कुलदीप नायर जी ने अपनी मृत्यु के सिर्फ 2 सप्ताह पहले उन्होंने ये किताब लिखनी पूरी की और ये उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, फिर भी उन्होंने ये किताब पूरी की। और आज बहुत दिलचस्प बात है कि कुलदीप नायर जी अंतिम जो किताब जिस नेक्स्ट किताब की प्लानिंग कर रहे थे, वो बलिया के 1942 के दौरान जो बलिया को आज़ाद कर दिया गया था, बैरिया थाना में आग लगा दी गई और बलिया को कुछ दिनों के लिए स्वाधीन कर लिया गया और बलिया कुछ दिनों तक 42 में अंग्रेज़ों से मुक्त हो चुका है, वो फ्री हो गया था और उन्होंने अपनी सरकार खड़ी कर दी थी। फिर अंग्रेज़ों का बहुत बड़ा दस्ता आया सैनिकों का और उसके बाद उन्होंने बलिया को रिकैप्चर किया
और वहाँ पर जो जुल्म किए उससे कुलदीप नायर जी बहुत नाराज हुए। जो लोगों पर इतने अत्याचार हुए जब बलिया को रिकैप्चर किया अंग्रेज़ों ने, तो उससे बहुत व्यथित हुए कुलदीप नायर जी, और इसी बात को लेकर वो किताब लिखना चाहते थे। तभी उनकी मृत्यु हार्ट अटैक से हो गई, और शायद उस समय उनकी उम्र जो है 92 के आसपास थी। तो बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं। तो शास्त्री जी की उस बात पर आते हैं कि शास्त्री जी की मृत्यु ताशकंद में उस समझौते के दौरान ही हो गई। और कुलदीप, इसके बारे में बहुत सारा डिबेट्स है। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें पॉइजन दिया गया। इवन जब डेड बॉडी जब आया दिल्ली में, तो ललिता शास्त्री जी ने कुलदीप नायर जी से पूछा कि अरे भाई, आप क्या कर रहे थे, हैं पूरा शरीर नीला पड़ गया है, इनको तो जहर दिया गया है। वैसे कुलदीप नायर जी ने इसी किताब में कहा है कि बहुत डिबेट्स हैं शास्त्री जी की मृत्यु के बारे में, और कुछ जो हैं बहुत से कंट्रोवर्सीज हैं। जैसे जिस रात वो जिस डैचर्स में, जिस गार्डन हाउस में उनको रखा गया था, वहाँ उनके बेडरूम में ना कोई कॉल बेल था और ना कोई व्यवस्था थी जिससे वो किसी को बुला सके। और जहाँ उनको हार्ट अटैक आया, वो बहुत बड़ा बेडरूम था, उसमें कॉल बेल नहीं था। तो उनको हार्ट अटैक आया तो वो किसी तरह उठ के गए और अपने प्राइवेट सेक्रेटरी से उसे बोले कि किसी डॉक्टर को बुलाओ। तो ये बहुत अजीब बात है कि कैसे भूल गए वो लोग कि उनको ज़रूरत पड़ सकती है। खैर, जो भी हो, तो इसी किताब में उन्होंने लिखा है, कुलदीप नायर जी ने, कि शास्त्री जी को पहले 2 हार्ट अटैक आ चुके थे। तो ये स्वाभाविक भी लगता है कि किसी आदमी पर बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर हो तो उसको तीसरा हार्ट अटैक भी आ सकता है। और कभी लगता है इस किताब को पढ़ के कि शायद शास्त्री जी को वाकई कुछ दिलो दिमाग पर बहुत प्रेशर था, जिससे उनको हार्ट अटैक आ गया। और इन्होंने प्रूफ दिया है कि वैसे वैसी बात थी। जैसे नेगोशिएशन जब चल रहा था, तो कोसिगिन ने ये दृढ़ता से कहा कि नहीं, देखो, भारत को जो जहाँ वो नियंत्रण रेखा पर था पहले, वहाँ आ जाना पड़ेगा। तो हाजीपीर सेक्टर में और तिथवाल सेक्टर में भारत ने बहुत बड़ा पाकिस्तान का वो खंड जो कब्जा कर लिया था, और उसको लौटाना पड़ा कोसिजिन के, रूस के प्रेसिडेंट के कहने पर, प्रेस दबाव में आके। तो कोई उपाय नहीं था। रूस एक सुपर पावर था अमेरिका की तरह, और भारत की बहुत मदद कर रहा था, और वो आर्बिटर था, वो निर्णायक था, और दोनों में, उसके देश में चुक्ति हो रही थी, बातचीत हो रही थी। लेकिन शास्त्री जी पर पत्रकारों का अत्याचार शुरू हो गया। उन्होंने बहुत सारे उलूल जुलूल प्रश्न किए कि आपने क्यों लौटा दिया, ये फलाना ठिकाना। तो शास्त्री जी बहुत व्यथित हुए। वो जानते हैं कि ये सब जानते हैं कि क्यों हुआ, ये इस प्रेशर में कुछ किया नहीं जा सकता। आप किसी की ज़मीन हड़प करके नहीं रख सकते। वहाँ मुस्लिम संप्रदाय के लोग ज़्यादा थे, और वो पाकिस्तान का वाकई कानूनन वो हिस्सा था। युद्ध तो होता रहता है और नियंत्रण रेखा को मानना पड़ेगा, इंटरनेशनल लॉज हैं। फिर भी ये तो शास्त्री जी को बहुत अच्छे आदमी थे, पॉलिटिक्स में आए, लेकिन उनको बहुत दुख लगा और बहुत व्यथित हुए। तो वो उस रात को उन्होंने अपनी पत्नी ललिता शास्त्री को फ़ोन किया, और वो दुखी आदमी अपनी पत्नी से बात कर लेते तो शांति से सो जाते। और दुख की बात यह है कि ललिता शास्त्री जी भी इस बात से क्रुद्ध थी और नाराज़ थी कि शास्त्री जी ने क्यों ये 2 जगह लौटा दिए। तो ललिता शास्त्री जी ने फ़ोन नहीं उठाया। ये उनकी बहुत बड़ी गलती थी, और शास्त्री जी को दिल का दौरा पड़ा और उनकी मृत्यु हो गई। तो ये बयान जो है, ये कुलदीप नायर जी का तर्क है कि अगर शायद उस रात को अपनी पत्नी से बात कर लेते तो दुनिया भले दुश्मन हो जाए, लेकिन अगर आपकी पत्नी आपके पास खड़ी हो तो आप दुनिया की कोई परवाह नहीं करते। ये बात जो है इनडायरेक्टली कुलदीप नायर जी ने इस किताब में कही है। तो थैंक यू फ्रेंड्स। ये पहला खंड है शास्त्री जी के बारे में, जो मैंने ये कहानी जो बनाई है, जो तैयार की है, ये जो वीडियो, ये कुलदीप नायर जी की किताब ऑन लीडर्स एंड आइकन्स को पढ़ के की है। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस किताब में कुलदीप नायर जी ने जो बात क्लियर कट है, वो बात वो कही है। और इससे आप जो भी निर्णय लगाएं, तो शास्त्री जी के व्यक्तित्व के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं। इसका मैं दूसरा खंड बनाऊंगा शास्त्री जी के बारे में। वो मनमोहन सिंह जी की तरह ही एक बहुत ही अच्छे इंसान और बहुत कुशल राजनेता थे, और उनका योगदान बहुत ही उम्दा रहा। जैसे मनमोहन सिंह जी का उम्दा रहा कि उन्होंने उदारीकरण की नीति से भारत को जो है लाइसेंस राज से मुक्ति दी, भारत को प्रगति के रास्ते पर लाया। मनमोहन सिंह जी का निधन हुआ है, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। वो एक सीधे साधे अच्छे इंसान थे, जैसे कि हमारे शास्त्री जी थे।
नमस्कार, गुड नाइट।